तो अपन अभी जनरल माइक्रोबायो का जो 1 घंटा बाकी है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज्ड रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन। तो जनरलाइज्ड में क्या है कि भाई वो आया, ठीक है, डोनर जो अपना बैक्टीरियोफाज था उसने बैक्टीरिया का डीएनए उठाया, ठीक है, और बैक्टीरिया का जो डीएनए था उसको मतलब बैक्टीरिया को मार दिया, और फिर नया जो बैक्टीरिया था, जो रिसिपेंट बैक्टीरिया था, उसमें वो डीएनए जो उसने लिया था डोनर बैक्टीरिया का, वो उसमें डाल दिया, ठीक है। तो ये जनरलाइज्ड है। अब जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि फेज डीएनए आता है, ठीक है, साथ साथ में ना वो खुद का डीएनए भी बैक्टीरिया को दे देता है, ठीक है, और फिर बैक्टीरिया का डीएनए बाहर आ जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है फिर कि इन शॉर्ट जो नया बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके पास है ना बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया डोनर दोनों का डीएनए, ठीक है। तो ये याद रखना है उसका अपने को स्पेशलाइज्ड या रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन के अंदर, ठीक है। अब बैक्टीरियोफेज साइकिल की बात करते हैं। बैक्टीरियोफेज साइकिल, इसमें 2 साइकिल होती है, लाइटिक और लाइसोजेनिक। लाइटिक मतलब कि इन्फेक्टेड बैक्टीरिया का मार देंगे, ब्रेकडाउन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। और जो लाइसोजेनिक है, लाइसोजेनिक मतलब बैक्टीरियोफेज डीएनए कंबाइंड विद डोनर डीएनए। तो क्या होगा ना कि वर्टिकल ट्रांसफर टू डॉटर सेल, मतलब अब मान लो एक रिसिपेंट बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके पास है ना बैक्टीरियोफेज डीएनए और रिसिपेंट का डीएनए, ठीक है, वो था, ठीक है। तो वो दोनों जगह पहुंचाएगा वर्टिकल ट्रांसफर। अब वो जब डिवाइड करेगा तो उसके अंदर न्यू प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्योंकि उसके अंदर अभी बैक्टीरियोफेज का भी डीएनए है, ठीक है। तो ये हो गया लाइटिक और लाइसोजेनिक। तो अब जो लाइसोजेनिक कन्वर्जन हो रहा है उससे ना अलग अलग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं बैक्टीरिया के पास, ठीक है। तो इसके पास क्या क्या टॉक्सिन्स कोडेड बाय द लाइसोजेनिक कन्वर्जन याद रखना, निमोनिक ABCD बैक्टीरियल टॉक्सिन्स कोडेड बाय लाइसोजेनिक कन्वर्जन। लाइक कुछ टॉक्सिन है तो वो जो प्रॉपर्टी है उनके पास अलग अलग डीएनए आ गया तो उससे वो टॉक्सिन बनाएंगे, तो वो लाइसोजेनिक कन्वर्जन के हेल्प से होगा। तो दैट इज ABCDE। तो ए से है ANC टॉक्सिन्स ऑफ स्टेप पायोजीन्स, C&D टॉक्सिन ऑफ बोटुलिनम। तो ए और बी मतलब बी बोटुलिनम, सी से कॉलेरा टॉक्सिन, डी से डिप्थीरिया टॉक्सिन, ई से ईहैक, ठीक है। ईहैक का दूसरा नाम है शीगालैक टॉक्सिन और दूसरा नाम है वेरोसाइटोटॉक्सिन, ठीक है। ये हो गया। अब कंजुगेशन की बात करते हैं। देयर इज अ ब्रिज बिटवीन बैक्टीरिया, कंजुगेशन ट्यूब इज फॉर्म कंजुगेशन ट्यूब इज फॉर्म्ड बाय पिलाई, दैट इज फिम्ब्रे। क्या याद रखना, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रेजिस्टेंस इज कंजुगेशन, ठीक है। एक्सेप्शन स्टेफ फॉरेस्ट में ट्रांसडक्शन से होता है रेजिस्टेंस कंपेयर टू कॉन्जुगेशन, और स्टेप निमोनिया जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब मोस्ट कॉमनली रेजिस्टेंस का मोड है कॉन्जुगेशन, स्ट्रेप, ठीक है, बायोजीन्स के अंदर अपना ट्रांसफॉर्मेशन है, स्ट्रेप न्यूमोनिया, और स्टेफ ऑरियस के अंदर ट्रांसडक्शन है, ठीक है। ये याद रखना है अपने को। तो प्लाज्मिड्स क्या, प्लाज्मिड्स आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। फिर फर्टिलिटी, तो कोड फॉर फर्टिलिटी फैक्टर मेल और फीमेल, एंड रेजिस्टेंस इज कोड फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया। तो अभी अपन क्या पढ़ेंगे, अपन अभी प्लाज्मिड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड कहते हैं, एक तो होता है क्रोमोसोमल डीएनए जो मेन डीएनए, ठीक है, वो भी डबल स्टैंडर्ड होता है, DS डीएनए होता है, और एक होता है अपना अलग से पड़ा होता है कहीं भी बाहर, ठीक है। तो वो क्रोमोसोमल नहीं होता, वो होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DS डीएनए। क्रोमोसोम में जो है मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर ये अलग है, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता बैक्टीरिया में, बट ऐसे जो घूम रहा है, ठीक है, एक काइंड ऑफ। तो ये प्लाज्मिड है, इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DS डीएनए। ये भी सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, और वो बैक्टीरियल डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए मेन होता है, ठीक है। अब इसमें याद रखना फर्टिलिटी और रेजिस्टेंस, F और R। F मतलब फर्टिलिटी, R मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मान लो किसी के पास F है, फर्टिलिटी फैक्टर है, तो वो F प्लाज्मिड हो गया, F प्लस प्लाज्मिड हो गया। जिसके पास अगर नहीं है तो F माइनस प्लाज्मिड हो गया। जिसके पास अगर रेजिस्टेंस फैक्टर है तो वो R प्लस प्लाज्मिड हो गया। जिसके पास नहीं है वो R माइनस प्लाज्मिड हो गया। अब अपने को कॉन्जुगेशन के थ्रू ये पढ़ना है कि कैसे एक ट्यूब के द्वारा एक ट्यूब बनती है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेशन ट्यूब। इट इज फॉर्म बाय द सेक्स पिलाई। पिलाई जो होता है, ठीक है, पिलाई, उससे वो ट्यूब बनता है, ठीक है। अब कैसे अपने को F प्लस जो है उससे अपने को दूसरी जगह को भी F प्लस बनाना है, मतलब बांटना है अपने को, कैसे पहुंचाना है, ठीक है। उसका अलग अलग मैकेनिज्म है। और याद रखना जिसके पास भी वो ट्यूब है, मतलब जिसके पास भी वो फैक्टर है, F फैक्टर है या R फैक्टर है, वो मेल होगा, और जिसके पास नहीं है वो फीमेल होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, मैंने बनाया पेन से, ये छोटे छोटे F बने हुए हैं, ठीक है। प्लाज्मिड के पास ये F है तो ये फर्टिलिटी फैक्टर है, ठीक है ना। और ये जो R है ये रेजिस्टेंस प्लाज्मिड है, ठीक है। ये R जो बने हुए हैं कोड फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जैसे कि एक तो हो गया F माइनस प्लाज्मिड में क्या होता है कि भाई मेल अगर है तो उसके पास फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है तो F प्लस हो गया, फीमेल के पास एबसेंट है F माइनस हो गया। फीमेल F प्लस हो सकती है पर कब, जब कंजुगेशन हो जाएगा, पासिंग ऑफ द डीएनए, ठीक है। ये हो गया। अब मेथड पढ़ते हैं, F प्लस विद F माइनस, सिंपल है। F प्लस था अपना मेल, ठीक है,
और एफ माइनस अपनी फीमेल, दोनों के बीच में कंजुगेशन ट्यूब बनी, जो जो वो सेक्स पिलाई ने बनाया, ठीक है। बैक्टीरिया विद फर्टिलिटी फैक्टर इज मेल, फीमेल डू नॉट हैव द फर्टिलिटी फैक्टर, तो वो एफ माइनस हो गई, ठीक है। कंजुगेशन ट्यूब बन गया, ठीक है, सेक्स पिलाई ने बनाया, और फर्टिलिटी फैक्टर इज कॉपीड, तो एफ प्लस जो मेल था उसने अपना जो डीएनए था, ठीक है, एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोमल प्लाज्मिड, वो पहले कॉपी किया और वही ट्यूब के द्वारा फीमेल को पहुंचा दिया, ठीक है। तो वो भी एफ प्लस हो गई लास्ट में। तो यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी हुआ है, ऐसा नहीं कि मेल ने अपना पूरा उसको दे दिया है डीएनए, पहले खुद ने कॉपी किया, खुद का तो रखा ही, एक कॉपी बना के उसने दिया फीमेल को। तो यहाँ पे कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी हुआ, नॉट कंट्रोल एक्स प्लस कंट्रोल वी, ठीक है। एक ये स्टोरी हो गई। अब क्या होता है ना, अब बोथ हैज़ फर्टिलिटी फैक्टर्स, बोथ मेल्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक मेल है, ठीक है, तो उसके अंदर ही अंदर है ना जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम था वो अपना प्लाज्मिड के साथ मिल गया, ठीक है। जो एफ फैक्टर था, प्लाज्मिड के पास एफ फैक्टर था, ठीक है, और डीएनए जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के पास, क्रोमोसोमल डीएनए, ये है एफ प्लस सेल की बात हो रही है। तो इसने अब अंदर ही अंदर मिलन हो गया प्लाज्मिड का डीएनए का और क्रोमोसोमल डीएनए का, ठीक है। अब जो हुआ है ये, इसको अपन एच एफ आर सेल बोलेंगे, एच एफ आर सेल, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल, ठीक है। अब जो एच एफ आर है, अब इवेंचुअली होगा अपना मिलन एफ प्लस एफ माइनस के बीच में नहीं, एच एफ आर और एफ माइनस के बीच में, ठीक है। तो एफ माइनस तो फीमेल है जो रिसीव करेगी, और जो मेल था उसके अंदर क्रोमोसोमल और प्लाज्मिड डीएनए का मिलन हो गया। तो अब जो पूरा जो डीएनए है उसमें मिक्स है, प्लाज्मिड भी है और क्रोमोसोमल भी है, तो उसको एच एफ आर बोला, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो एच एफ आर, ठीक, तो एच एफ आर कंबाइंड टू ट्रांसफ़र इनटू फीमेल, ठीक है। अब क्या होगा, कंजुगेशन ट्यूब बनी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो हेजिस्टेंट है कि पूरा तो ऐसा कैसे अच्छा डीएनए यार, ये तो मतलब पूरा एच एफ आर है, कैसे मैं पूरा कॉपी करके इसको दे दूँ, मैं तो खुद के पास रखूँगा थोड़ा बहुत। तो लाइक सपोज़ एक एग्ज़ाम है, ठीक है, और लाइक मेरे पास अगर पेपर लीक हो गया, मेरे पास 20 क्वेश्चन आ गए, तो मैं पूरे 20 के 20 तो नहीं दूंगा ना यार, मैं थोड़े से 3-4 क्वेश्चन दे दूंगा यार, ठीक है, मतलब सब सांप ही होता है दोस्त लोग, तो 4-5 ही दूंगा मैं, ठीक है। वो एफ प्लस एफ माइनस वाला तो ऐसा सिचुएशन था कि हाँ यार पूरा ही दे दिया, एकदम मस्त आदमी है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है ऐसा, तो क्या करेगा ना कि ट्यूब वुड बी ब्रोकन मिड वे, ठीक है, विच लीड्स टू एन इनकम्प्लीट ट्रांसफ़र, ठीक है, इनकम्प्लीट ट्रांसफ़र। तो क्या होगा, जो एफ माइनस थी फीमेल, दैट रिसीव्स ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ डोनर डीएनए, ठीक है। डोनर डीएनए में मतलब क्या था, जो एच एफ आर था, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट वाला, ठीक है, एंड अ पार्ट ऑफ एफ माइनस, ठीक है, मतलब कि ये अब आर एफ माइनस हो गई है, रही एफ माइनस ही पर रिकॉम्बिनेंट है, पूरा इसको नहीं मिला, तो आर एफ माइनस या एफ माइनस ही लिखने का अपने को, ठीक है, ये हो गया। फिर आता है एक सेक्स डक्शन आता है। सेक्स डक्शन क्या होता है, सेक्स डक्शन में से कॉमा आएगा, ठीक है, ना कोई प्लस माइनस, इसमें कॉमा है, ठीक है, कॉमा आएगा। अब इसमें क्या है ना, जैसे कि एफ प्लाज्मिड है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट तो बन गया, मतलब मेल है ये, अंदर ही अंदर बन गया ये, ठीक है। अब क्या होगा ना, ये एक और मेल को देगा ये, मतलब एच एफ आर स्प्लिट्स टू डोनर प्लाज्मिड एंड डोनर डीएनए, ठीक है, बट बोथ, जब डोनर प्लाज्मिड जो है कैरी सम डोनर डीएनए विद इट, दस कॉल्ड एफ प्राइम। एफ प्राइम है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ही है, लेकिन उसके पास थोड़ा सा जो एच एफ आर का जो था डीएनए, ठीक है, वो है उसके पास, ठीक है, मतलब उसके पास थोड़ा सा क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, ये एफ प्राइम की बात कर रहे हैं। तो अब जब एफ डैश एफ कॉमा जो है कंजुगेट्स विद एफ माइनस, ठीक है, तो एफ माइनस विल गेट अ कॉपी ऑफ एफ कॉमा प्लाज्मिड, ठीक है। तो इसलिए कि एफ कॉमा इंटू एफ माइनस इज इक्वल टू दोनों एफ कॉमा हो गए, ठीक है, एफ कॉमा हो गया, तो ये हो गया, मतलब एफ प्राइम बोलने का, एफ कॉमा को एफ प्राइम बोलने का। तो इन शॉर्ट अगर लाइक एफ प्लस है तो एफ प्लस हो जाएगा, ठीक है, फीमेल, और अगर लाइक एफ प्राइम है तो भी एफ प्राइम हो जाएगा, ठीक है, और एच एफ आर इंटू एफ माइनस है तो एफ माइनस ही रहेगा, मतलब रिकॉम्बिनेंट क्योंकि बीच में टूट गया, ठीक है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन है एफ प्राइम से एफ माइनस। एफ प्राइम मतलब क्या हुआ कि एफ प्राइम का मीनिंग ही ये है कि एक प्लाज्मिड है जिसके पास बैक्टीरियल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए है, वो एफ प्राइम है, ठीक है, तो वो पूरा ही का पूरा वैसा दे देगा, तो उसके पास भी एफ प्राइम हो गया, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट वाला अलग था, रिकॉम्बिनेंट में क्या काम किए कि रिकॉम्बिनेंट में पूरा ही एक अलग ही सेल बन गया था पूरा, ठीक है, दोनों मिक्स हो गए थे, मतलब पूरा ही प्लाज्मिड और क्रोमोसोमल मिक्स हो गए थे, मतलब प्लाज्मिड और क्रोमोसोमल डीएनए मिक्स हो गया, एच एफ आर बना था। यहाँ पे एक प्लाज्मिड जो है, ठीक है, प्लाज्मिड के पास थोड़ा सा बैक्टीरिया का डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, तो उसको उसको अपने एफ प्राइम बोलेंगे, ठीक है, ये हो गया। ट्रांसफरेबल ड्रग रेजिस्टेंस, दो टाइप के ड्रग रेजिस्टेंस हैं, ट्रांसफरेबल और म्यूटेशनल। याद रखना ट्रांसफरेबल है तो बहुत ज़्यादा
ट्रांसफरेबल इज़ मोर डेंजरस, इट वुड बी रिजल्टिंग इन MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है, क्यों हो रहा है? जो RTF है, रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र फ्रेगमेंट, और प्लस रेजिस्टेंस डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो जैसे कि एक सेल है जिसके पास RTF है, रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र फैक्टर, और उसके पास साथ साथ में छोटे छोटे R दिख रहे हैं अपने को, ये रेजिस्टेंस फैक्टर है, सॉरी रेजिस्टेंस डिटर्मिनेंट है। अब एक नया सेल है तो इसको भी ये पूरा वो दे देंगे, मतलब ठीक है, आर का ट्रांसफ़र होगा। तो अब इनके पास भी इवेंचुअली आर आ गए, मतलब मान लो वो आर रेजिस्टेंस फैक्टर जो थे, किसी के पास 7 रेजिस्टेंस डिटर्मिनेंट है, मतलब कि भाई 7 अलग अलग एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, तो वो पूरा का पूरा वो मैकेनिज्म सामने वाले को दे दिया, ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया को। तो दिस इज़ मोर डेंजरस, ठीक है। आर प्लाज्मिड का ट्रांसफर हो गया, आर मतलब रेजिस्टेंस प्लाज्मिड का ट्रांसफर। अपने 2 प्लाज्मिड पढ़े थे कि आर वाला एक एफ वाला, फर्टिलिटी वाला तो बात हो गया 3-4 टाइप का, ठीक है। और अभी आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंस प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RTF, रेजिस्टेंस ट्रांसफर फ्रेगमेंट, प्लस आर, छोटा आर, दैट इज रेजिस्टेंस डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो वही जो आर है, छोटे छोटे छोटे, तो वो पूरा साथ में चला जाएगा, ठीक है। और जो म्यूटेशनल ड्रग रेजिस्टेंस है, इट इज़ ड्यू टू सिंगल म्यूटेशन, क्योंकि सिंगल ड्रग रेजिस्टेंस है, इसके अंदर सिंगल ही होगा, लेकिन कोई जीन में कुछ छेड़खानी हो गई, ऐसा कुछ हो गया तो एक ही वो हो पाएगा, ठीक है। तो इट इज़ ईजियर टू ट्रीट, एग्जाम्पल रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस इन TB इज ड्यू टू द RPOB जीन, RPOB, ठीक है। फिर एक क्रिस्पर Cas9 हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है, कोविड के टाइम बहुत यूज़ हुआ था ये, ठीक है। Cas9 क्या है? तो Cas9 मतलब सीजर की तरह एक्ट करेगा, Cas9 वुड एक्ट लाइक अ सीजर, ठीक है। तो Cas9 वुड एक्ट लाइक अ सीजर, ठीक है। क्रिस्पर Cas9, तो ये क्या एक जीनोम एडिटिंग टूल है, या जीनोम एडिटिंग का एक प्रोसेस है, जीनोम एडिटिंग, ठीक है, जीनोम एडिटिंग याद रखना है। और Cas9 इज़ अ सीजर। फिर क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्या है? तो क्लस्टर्ड रेगुलरली इन इंटरस्पेस्ड वायरल मेमोरी स्टोर होती है यहाँ पे। तो क्रिस्पर इज क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ओके। क्रिस्पर शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, मतलब जैसे कि दिख रहा है अपने को, ये जो मैंने ब्लैक से सर्कल बना है, ये कुछ कुछ ऐसे रिपीट्स हैं, पैलिंड्रोमिक हैं, जो कहीं से भी अगर कोड पढ़ रहे हैं अपन, लाइक GTG, तो एक जगह से GTG, ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया, ठीक है। पैलिंड्रोमिक मतलब वही कि उल्टा आगे पीछे कैसे भी पढ़ो सेम, जैसे कि मलयालम, ठीक है, आगे भी सेम मलयालम, पीछे से पढ़ो तो भी मलयालम। तो ये क्रिस्पर है, क्लस्टर्ड रेगुलरली शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स आई से इंटरस्पेस्ड, मतलब कि वायरल मेमोरी स्टोर होते हैं। क्या ना, जो इंटरस्पेस्ड अलग अलग होंगे, तो यहाँ पे बीच में वायरल मेमोरीज स्टोर होंगी, ठीक है। तो अब क्या होगा ना कि कोई भी अगर वायरस आया, ठीक है, इन्वेड्स द बैक्टीरियल सेल, ठीक है, तो जो न्यू स्पेसर इज डिराइव्ड फ्रॉम वायरस एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्रिस्पर सीक्वेंस, ठीक है। न्यू स्पेसर, ये खुद के पास जो ग्रीन कलर का डब्बा लाया, तो इसने अब है ना वो अपने उसके अंदर छुपा लिया, मतलब अपने जो इंटरस्पेस जो था मैकेनिज्म, तो उसमें अपने इसने ये स्टोर कर दिया बैक्टीरिया ने। अब अगली बार ये ऐसा बैक्टीरिया आया ना अगर, तो उसके पास तो मेमोरी है, ये क्रिस्पर Cas9 के अंदर इंटरस्पेस में ऐसी ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है, तो वो मारेगा, ठीक है, वो वायरस को मार देगा। कैसे टारगेट करेगा? यूजिंग अ Cas9 एक सीजर है, ठीक है, तो उसके थ्रू मार देगा ये। तो ये हो गया, वायरस इज किल्ड एंड इज सेव्ड इन मेमोरी। व्हेन द वायरस इज किल्ड इट इज सेव्ड इन मेमोरी। कैसे? जो एक छोटा सा, मतलब जब भी वो मारता है तो एक निशाने के तौर पे एक छोटा सा एक ले लेता है कुछ पार्ट, ठीक है, और उसको अपने इंटरस्पेस्ड जो है, ठीक है, पैलिंड्रोमिक रिपीट्स उसके बीच में स्टोर कर देता है वो वायरस का एक आइडेंटिटी, ठीक है, होक्रक्स के टाइप। तो जब अगली बार ऐसा सेम वायरस आएगा तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये तो अपने अंदर तो इसकी मेमोरी है ही, तो वो मारेगा कैसे? Cas9 सीजर के थ्रू मारेगा, ठीक है, कट कर देगा उसको, डिस्ट्रॉय कर देगा वायरल जीनोम को, ठीक है। क्रिस्पर आरएनए गाइड्स मॉलिक्यूलर मशीनरी टू टारगेट एंड डिस्ट्रॉय वायरल जीनोम। ये हो गया, ठीक है। वायरल एलिमेंटल मेमोरी, ये वायरल एलिमेंटल मेमोरी सेव्ड होती है उसके पास, बैक्टीरिया के पास। तो ये हो गया। क्रिस्पर Cas9 इज़ अ बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट वायरसेस। और फेलुडा टेस्ट होता है कि FELUDA, फेलुडा टेस्ट बेस्ड ऑन क्रिस्पर Cas9 इज़ यूज फॉर कोविड, ठीक है। तो क्रिस्पर Cas9 हो गया। फेलुडा टेस्ट एक वेस्ट बंगाल में साइंटिस्ट ने बनाया था बेस्ड ऑन क्रिस्पर Cas9, फेलुडा टेस्ट फॉर कोविड। ये हो गया। अब स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, एवरी नीट 2 क्वेश्चंस आर आस्क्ड बोथ इन FMG एंड नीट, ठीक है। एवरी नीट 2 क्वेश्चंस आर श्योर। ये स्टेरिलाइजेशन, इसमें फिजिकल और केमिकल होता है। फिजिकल में क्या है? तो फिजिकल और केमिकल, ठीक है। फिजिकल में हीट फिल्ट्रेशन रेडिएशन, ठीक है। अपना HFR पढ़ा था, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, तो वही फिजिकल है, HFR फिजिकल है। तो HFR तो हीट के अंदर ड्राई और मॉइस्ट हीट है, ठीक है।
फिर ये पूरा डिटेल में पढ़ने का अपने को। तो फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे और फिर रेडिएशन पढ़ेंगे। रेडिएशन के अंदर ये होता है आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग, ठीक है। तो पहले तो अपन हीट गए, हीट में अपन गए हॉट एयर, ड्राई हीट, और हीट में गए अपन ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट में। ड्राई हीट में आता है हॉट एयर ओवन, ड्राई हीट मतलब कि सन है तो ड्राई हीट सिर्फ हवा है, ठीक है। और इंसिनरेटर है, ठीक है, इंसिनरेटर है, ठीक है। और जो मॉइस्ट हीट है उसमें वेपर्स हैं, और अपना जो प्रेशर कुकर की तरह क्या काम करता है, तो अपना ये अपना मॉइस्ट हीट में है पेस्चराइजेशन आ गया, बॉइलिंग है, ऑटोक्लेव है, ठीक है। उसमें डिपेंड करेगा कि लाइक बिलो 100 एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 100 डिग्री। मॉइस्ट हीट के अंदर फिर अपना ये इंस्पिसेशन आया, टिंडलाइजेशन आया, वाटर बाथ आया, ये सब मॉइस्ट हीट में आया। तो जो भी हीटिंग हो रहा है, ड्राई हीट याद कर लो 2 है, उसके अलावा सब मॉइस्ट हीट में आता है, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें बोलूँगा मैं। और हो गया फिर केमिकल मेथड्स जो है, केमिकल में 7 मेथड है, ठीक है, 7 मेथड है। फिर अपन टेस्टिंग और डिसइंफेक्टेंट पढ़ेंगे, फिर स्पोरिसाइडल एजेंट्स और स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन। तो ये सब है अपना स्टेरिलाइजेशन में, विच इज़ मोर देन इनफ। तो ड्राई हीट में क्या है, ड्राई हीट में हॉट एयर ओवन और इंसिनरेटर की बात करते हैं, ठीक है। हॉट एयर ओवन और इंसिनरेटर, इनका मैकेनिज्म है कोड, ठीक है। तो चारिंग होगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज, डीनेचुरेशन प्रोटीन और एलिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेंगे तो माइक्रोब्स मर जाएंगे। तो कोड निमोनिक याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो कोड याद रखने का इसके अंदर अपने को कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव डैमेज, चायरिंग, और डी से अपना आया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड एलिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर मॉइस्ट हीट में वेपर्स, जो मोस्ट इफेक्टिव है, मॉइस्ट हीट इज़ कंसिडर्ड बेटर बिकॉज स्टीम इज क्रिएटेड एंड एक्ट्स एज अ लेटेंट हीट। मतलब वही प्रेशर कुकर का कॉन्सेप्ट है, प्रेशर कुकर में स्टीम रहेगी तो ज़्यादा पकेगा, ठीक है, अच्छे से पकेगा, तो रेसिडुअल हीट इज जनरेटेड, दस लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, ठीक है। रेसिडुअल हीट इज जनरेटेड, रेसिडुअल हीट है वो काम करेगा। अब ड्राई हीट में हॉट एयर ओवन आता है। हॉट एयर ओवन फोटो में एकदम वही ओवन जैसा दिख रहा है अपने को, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि 160 डिग्री फॉर 2 आवर है, तो ये याद रखने का कि 160 डिग्री फॉर 2 आवर यहाँ पे याद रखने का है, ठीक है। तो हॉट एयर ओवन में पड़ते हैं ड्राई हीट है, 160 डिग्री फॉर 2 आवर्स है, ठीक है। ग्लासवेयर है, कॉटन स्वॉब्स, डस्टिंग पाउडर, ऑयल, ग्रीसी मटेरियल, लिक्विड पैराफिन, ठीक है। डस्टी ऑयली ग्रीसी लिक्विड, डस्टी ऑयली ग्रीसी लिक्विड याद रखना है अपने को, ठीक है। इसमें फिर इसमें केमिकल कंट्रोल में अपन ब्राउन ट्यूब यूज़ करते हैं। ब्राउन ट्यूब क्या होता है कि ब्राउन ट्यूब है, लेकिन क्या होता है कि रेड कलर है पहले, और रेड से जब ग्रीन लाइट आ गई, ग्रीन इज द फाइनल स्टेज, इफ़ यू गेट द ग्रीन स्पॉट देन स्टेरिलाइजेशन इज कंप्लीट। ब्राउन ट्यूब, ठीक है, 4-5 ऐसा रेड से ऑरेंज, फिर येलो, ऐसा कर करके ग्रीन पहुंचेगा, तो मतलब कि केमिकल कंट्रोल है ये, मतलब कि हो गया है सही, अपना हॉट एयर ओवन सही चल रहा है। फिर इंसिनरेशन, सब जितने भी डिसेक्शन के पार्ट्स है ये सब है जो भी है, ठीक है। तो ऑल हॉस्पिटल वेस्ट एंड ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, 2 चैम्बर होते हैं, एक 700 से 800 डिग्री और एक 1000 से 1100, 700 to 800 और 1000 to 1100। और अपन ऑटोक्लेव अपने हॉट एयर ओवन में क्या पढ़ा था, 160 for 2 आवर, ठीक है, 160 for 2 आवर्स पढ़ा अपन ने इसके अंदर, ठीक है। और अभी इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें अपन यूजेस हॉस्पिटल वेस्ट और ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। हॉस्पिटल एंड ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, ठीक है। फिर मॉइस्ट हीट आएगा, तो मॉइस्ट हीट में क्या क्या आएगा, तो बिलो 800 और अबाव, बिलो के अंदर पेस्चराइजेशन, पेस्चराइजेशन में क्या है कि होल्डर और फ्लैश मेथड, ठीक है। तो होल्डर के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, होल्डर में अपन होल्ड कर रहे हैं 63 डिग्री फॉर 30 मिनट, 6330 इज होल्डर, होल्डर जो है उसका 6330 है, ठीक है। होल्डर है 6330, 63 फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। और फिर 72 बढ़ा देंगे तो 15 सेकंड के लिए रखेंगे, दैट इज़ फ्लैश मेथड, फ्लैश इज़ फॉर 72-15, ठीक है। 720 याद रखना है, ठीक है, 72 और 20 सेकेंड, ठीक है। फिर 13 डिग्री पे कूल कर देना फ्लैश मेथड में। फ्लैश मेथड इज़ बेटर एज इट किल्स कॉक्सियला बर्नेटी, ठीक है, एज इट किल्स कॉक्सियला बर्नेटी। फिर बॉइलिंग एट 100 डिग्री फॉर 15 मिनट बट डज नॉट किल स्पोर्स, ठीक है, 100 डिग्री बट डज नॉट किल स्पोर्स। तो ये हो गया पास्चराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो काम की चीज़ें मैं वही बोलूँगा, ठीक है, बाकी कोई चीज़ें नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ये सब हो गया, इंस्पिसेशन है, 20 to 30 मिनट्स है फॉर 3 कंसिक्यूटिव डेट्स, और 80 डिग्री है, और वही टिंडलाइजेशन में भी 20 मिनट्स है 3 डेज़ के लिए, पर 100 डिग्री और ये स्पोर्स को मारता है, ठीक है। और फिर ऑटोक्लेव का यूज़ क्या क्या है, तो बहुत सारा है, इंस्ट्रूमेंट्स, एप्रॉन, सूचर्स, ठीक है। ऑटोक्लेव इज IAS इज इक्वल टू IAS, इंस्ट्रूमेंट्स, ऑटो एप्रॉन्स एंड
सूचर्स एक्सेप्ट कैटगट नहीं, और मीडिया में एक्सेप्ट एलजे और एलएसएस, ठीक है। तो एक तो ग्रीजी डस्टी ऑयली ये सब, और कॉटन और ग्लासवेयर में ड्राई हॉट एयर ओवन आ गया, और अगर बाकी सब में ऑटोक्लेव आ गया, ठीक है। और स्पूटम और ब्लड के लिए क्या होता है ना कि इसको भी ऑटोक्लेव करना है, फिर डिस्कार्ड करना है स्पूटम और ब्लड को, ठीक है। और एलजी और एलएसएस मीडियम लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है, इसलिए उसको हॉट एयर ओवन से कम करेंगे। हॉट एयर ओवन तो नहीं, बट ऑटोक्लेव तो नहीं है, ठीक है। फिर आता है फिल्ट्रेशन में सीड्स फिल्टर होता है। सीड्स फिल्टर जो है कंटेन्स एस्बेस्टॉस, इट इज़ अ कार्सिनोजेनिक, पोर साइज 0.22 माइक्रोमीटर होता है। यूजेज ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, तो हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस कर सकते हैं, ठीक है। और एयर प्योरीफायर भी होते हैं, हेपा और अल्पा, ठीक है। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। कंट्रोल में क्या है, ब्रेवुंडीमोनास डिम्यूनिटा, कुछ डेवाल्ड ब्रेविस जो है वो फिल्टर होके आया है, तो डेवाल्ड ब्रेविस से याद रखना है अपने को, ठीक है। ब्रेवुंडीमोनास डिम्यूनिटा और सीरेशिया जो रेड बैक्टीरिया था, ये कंट्रोल है, ठीक है। फिर रेडिएशन के टाइप्स, आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग, ठीक है। तो अभी ऑटोक्लेव का यूज़ पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। सब हो गया। एल जे एल एस एस के अलावा कल्चर मीडिया, सूचर एक्सेप्ट कैटकट, ये सब हो गया, ठीक है। फिर फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, तो और हाँ, स्पूटम ऑफ ब्लड को अपन पहले ऑटोक्लेव करेंगे, फिर इसको डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। और इसमें अभी फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि फिल्ट्रेशन में एक तो सीड्स फिल्टर होता है। सीड्स फिल्टर पुराना यूज़ होता था, अब नहीं होता, बिकॉज इसमें एस्बेस्टस होता है। लाइक अपन ने यहाँ से H2O डाला, नीचे से निकल जाएगा, ठीक है। ये फीड सॉल्यूशन हम जो फीड किया अपन ने, और ये सीड्स फिल्टर है, और ये प्योरीफाइड सॉल्यूशन आ जाएगा पूरा, ठीक है। पर बीच में एस्बेस्टॉस होता है, एस्बेस्टॉस विच इज़ अ कार्सिनोजेनिक, सो नाउ वी डोंट यूज इट। एंड एवरेज पोर साइज इज 0.22 माइक्रॉन्स, 0.22 माइक्रॉन। यूज़ ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस है, हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस, तो वैक्सीन, एंटीबायोटिक, सीरम, टॉक्सिन, शुगर सॉल्यूशंस, एयर प्योरीफायर, जो भी हीट सेंसिटिव चीज़ें हैं, ठीक है, उनका अपन फिल्ट्रेशन करेंगे। वैक्सीन हो गया, एंटीबायोटिक, सीरम, टॉक्सिन, शुगर सॉल्यूशन। फिर एयर प्योरीफायर भी फिल्टर करता है, एयर को फिल्टर करेगा, तो उसमें दो होते हैं, हेपा और अल्पा। अब जो हेपा है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है, ठीक है। हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर, ठीक है। ए से तो एयर फिल्टर आ गया, ठीक है, और पी से पर्टिकुलेट आ गया। पी ए मतलब पर्टिकुलेट एयर फिल्टर, हैपा मतलब हाई एफिशिएंसी हो गया, यू एल पी ए मतलब कि अल्ट्रा लो पर्टिकुलेट एयर फिल्टर। अब जो अल्पा है, अल्ट्रा लो, वो बहुत कॉस्टली है, ठीक है, तो यू एल पी ए नहीं देंगे। कंट्रोल क्या है इसका, तो ब्रेवुंडीमोनास डिम्यूनिटा मतलब क्या, कितना छोटा बैक्टीरिया अपने डाला, और अगर वो भी फिल्टर हो गया तो अपना कंट्रोल सही है, मशीन सही काम करे, तो डिम्यूनिटा माइन्यूट डाला अपन ने फिल्टर करने के लिए, ठीक है। और सीरेशिया और डिम्यूनिटा साथ में आएगा। अब रेडिएशन के टाइप्स हो गए, आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग, ठीक है। आयनाइजिंग मतलब कि कोल्ड रेडिएशन बोलते हैं इसको। कोल्ड मतलब कि वही टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा सरफेस का, कोल्ड होगा, ठीक है। ये स्पोरिसाइडल है। आयनाइजिंग रेडिएशन आयनाइजिंग है, आयनाइजिंग मतलब एकदम आयनाइज कर रहा है, जैसे कि आर पार कर रहा है। हाई पेनेट्रेटिंग पावर है इसकी, ठीक है। और जितना कोल्ड मतलब कि ज़्यादा पेनेट्रेशन है। और क्या क्या एग्जांपल है, तो एक्सरे, गामा और कॉस्मिक लगी रहे। गामा एक्सरे में खतरनाक है, ठीक है, तो पेनेट्रेट कर रहा है। और कॉस्मिक रेस यूज़ क्या है इसका, तो जो अपन ने पहले पढ़ा कैटगट जो अपन नहीं कर रहे थे, ऑटोक्लेव में कर रहे थे, ठीक है। तो कैटगट इज़ अ हीट सेंसिटिव, तो इसलिए यहाँ पे अपन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करेंगे। कैटगट इज़ हीट सेंसिटिव, ठीक है। तो और ग्राफ्ट मतलब कोई किडनी का ग्राफ्ट है, या कोई भी ग्राफ्ट अपन लगा रहे हैं अंदर अंदर कोई भी, तो उसको भी प्योरीफाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, मतलब फिल्ड वो स्टेराइल तो करना ही पड़ेगा, स्टीरिलाइजेशन। तो ग्राफ्ट्स हो गया। फिर आता है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, हॉट रेडिएशन। एग्जांपल के यूवी रेज मतलब जो सन रे में, जो सनलाइट में जो होती है वो यूवी रेज है। फिर इंफ्रारेड जो अपन देखते हैं ना, सब ब्लू रेडिश टाइप लाइट होती है जो पूरी, वो इंफ्रारेड काइंड ऑफ, जो अपन मच्छर मारता है कैसी मशीन होती है, वैसे इंफ्रारेड। जो लोग कोविड के टाइम घर पे ले आए थे कि भाई ताकि वो हो जाए स्टेरिलाइज टाइप, ठीक है। तो इंफ्रारेड रेज डन फॉर ओटी फ्यूमिगेशन, ओटी को फ्यूमिगेशन करने के लिए। और बायोसेफ्टी कैबिनेट मतलब कि कैबिनेट है, तो जैसे कि वहाँ पे सब लाइक बहुत सारे सैंपल आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, ठीक है, लाइक। तो अब जो काम कर रहा है, लैब टेक्नीशियन है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उनको भी तो सेफ रखना पड़ेगा ठीक है। तो वही बायोसेफ्टी कैबिनेट, या फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट का वर्क प्लेस या लैब्स, ठीक है। लो पेनेट्रेटिंग पावर है, इट इज़ नॉट बैक्टीरिसाइडल, नॉट स्पोरिसाइडल, ठीक है, इट इज़ नॉट स्पोरिसाइडल। कंट्रोल क्या है, बेसिलस प्यूमिलिस, ठीक है, बेसिलस प्यूमिलिस, ठीक है, बेसिलस प्यूमिलिस। पी आर जैसे दिखता है ना, पी आर जैसे दिखता है, तो रेडिएशन में
प्यूमिलिस, बैसिलस प्यूमिलिस। फिर केमिकल मेथड पे आ जाता है, 7 है, ठीक है। अल्कोहल, ग्लूटाराल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फिर फिनॉल, फिर अपना क्लोरीन मतलब हेलोजन कंपाउंड्स, और प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन और गैस स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल यूज्ड इन स्पिरिट स्वैप, 70% कंसनट्रेशन है इसका। फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70 to 80%। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहाँ पे यूज़ होगा, क्वेश्चन है। स्टेथोस्कोप और थर्मोमीटर में यूज़ होता है, ठीक है। तो जहाँ भी अपना नर्सिंग स्टेशन है वहाँ एक डिवाइस होता है, एक लिक्विड होगा, ठीक है, कंटेनर में लिक्विड है, उसके अंदर अपन ने डिप करके रखा है स्टेथो अपना थर्मोमीटर को, ठीक है। तो वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। तो सपोज अब स्टेथोस्कोप है, हर जगह पेशेंट को लगाते हैं लेकिन क्लीन नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे लाइब्रेरी में कहीं भी लेके घूमते हैं अपन, तो उसको भी अपन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन करेंगे। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है, स्टेथोस्कोप और थर्मोमीटर। फिर आता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या है, तो गैस है, ओटी फ्यूमिगेशन है, ठीक है। फॉर्मल लिक्विड फॉर्म हो गया, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का एक गैस फॉर्म होता है, उससे ओटी क्लीन करेंगे। फिर फॉर्मलिन में ऑल ह्यूमन स्पेसिमेंस आर स्टोर्ड, ठीक है, जो भी है। फिर डकरिंग, डकरिंग में क्या है, डकरिंग किलिंग बैसिलस एंथ्रासिस स्पोर्स फ्रॉम द एनिमल वूल, ठीक है। जो कोई एनिमल वूल आ रहा है तो उसके अंदर ऑफकोर्स एंथ्रेक्स होगा, तो मतलब बैसिलस एंथ्रासिस है तो एंथ्रेक्स के चांस बढ़ जाएंगे, तो उसको क्लीन करना पड़ेगा, तो वो अपन फॉर्मल्डिहाइड से करेंगे, ठीक है। और द प्रोसेस वेयर एनिमल वूल इज ट्रीटेड विद 2% फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, 2% होगा, इसको डकरिंग बोल दिया। फॉर्मल्डिहाइड कर दे। फिर ग्लूटाराल्डिहाइड, ग्लूटाराल्डिहाइड मतलब साइडेक्स होता है, साइडेक्स बहुत सही चीज़ है, साइडेक्स है, एक ये साइडेक्स एक्ट पर, ये ऐसे एक्टिवेट नहीं होता, इसको अल्कलाइनाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। पहले इसको अल्कलाइनाइजेशन किया और फिर ये 14 दिन तक एक्टिव होता है, ठीक है, 14 दिन तक एक्टिव है। जितने भी स्कोप्स हैं, ब्रोंको, एंडो, लैरिंगो, सब इससे होता है स्टेरिलाइज, एक्सेप्ट आर्थ्रोस्कोप एंड यूरेथ्रो या यूरेटेरोस्कोप, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें अपन ये उसमें अपन प्लाज्मा यूज़ करेंगे, प्लाज्मा जो 4th स्टेट है, ठीक है ना, प्लाज्मा या H2O2 बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ग्लूटाराल्डिहाइड के अंदर सब स्कोप एक्सेप्ट आर्थ्रो एंड यूरेथ्रो, ठीक है। फिर आता है फिनॉल। फिनॉल में एंटीसेप्टिक्स है, ठीक है, फिनॉल, क्रिजोल, लाइजोल। फिर मॉडिफाइड फिनॉल क्या है, मॉडिफाइड फिनॉल इज क्लोरहेक्सिडिन प्लस सिट्रीमाइड, मतलब अपन अब फिनॉल जो है, ठीक है, तो वो तो हो गया अपना एंटीसेप्टिक है। फिनॉल एंटीसेप्टिक जो अपन पढ़ते हैं, लाइजोल है, क्रिसोल है, फिनॉल है, ठीक है। फिनॉल इज़ 5%, फिनॉल इज़ 5%, क्रेसॉल इज़ 1 to 3 एंड लाइजोल इज़ 2 to 5, ठीक है। मॉडिफाइड फिनॉल मतलब कि सेवलॉन या डेटॉल जो पड़ता है, उसका नाम याद रखना। डेटॉल का नाम है क्लोरोजाइलिनॉल, लास्ट में OL आया, ठीक है। तो क्लोरोजाइलिनॉल इस डेटॉल। और सेवलॉन के अंदर क्या कंटेंट है, तो क्लोरेक्सिडिन और सिट्रीमाइड। और ओल्ड नेम क्या था सेवलॉन का, तो वो था हिबिटान या सिटेलॉन या हिबिटान, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया अपना। अब आते हैं हेलोजेंस पे। हेलोजन मतलब वो स्किन एंटीसेप्टिक है। बीटाडिन, जो ब्राउन कलर का बीटाडिन लगाते थे वो पोविडॉन आयोडीन होता है, और एक टिंचर आयोडीन होता है जो 2% आयोडीन होता है फॉर द स्किन एंटीसेप्टिक, ठीक है। फिर क्लोरीन हो गया। क्लोरीन में अपन वही 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं फॉर ब्लड स्पिल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट BYQ है। प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन क्या है, 4th स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ अ गैसियस स्टेट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ये जो स्टीराड मशीन का नाम है, स्टीराड, ठीक है, जिसके अंदर ये बनता है प्लाज्मा। अब कैसे बनता है या इसका प्रोसेस क्या है, कौन सी चीज़ें चाहिए, लाइक व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स टू हैव प्लाज्मा, ओके। सो इसमें क्या क्या है कि यूवी फोटोन यूज़ होगा, तो जो होगा ना H2O2 होगा ना, वो प्लाज्मा में बन जाएगा, ठीक है। तो यूवी फोटोन चाहिए, वैक्यूम और लो टेम्परेचर इज द प्री रिक्विजिट। वैक्यूम होना चाहिए, लो टेम्परेचर है, ठीक है, और H2O2 केमिकल प्रेजेंट है, इसलिए प्लाज्मा को अपन H2O2 बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी है। और नो टॉक्सिसिटी है, शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन है, बहुत कम समय में मार देगा ऑर्गेनिजम्स को। यूज़ किया तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और जो अपन ने अभी पढ़ा एक्सेप्शन ऑफ दी स्कोप्स, ठीक है, तो है आर्थ्रो और यूरेथ्रो। कंट्रोल क्या है, बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, जो सेम ऑटोक्लेव प्लाज्मा में। फिर गैस स्टेरिलाइजेशन, AKA इथाइलिन ऑक्साइड बोल दो अपन, ठीक है, इसमें ETO यूज़ होता है। ETO को अपने को प्लाज्मा के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, प्लाज्मा में H2O2 है, ठीक है, एक चीज़ यूज़ होती है, और गैस के अंदर इथाइलिन ऑक्साइड, ETO इथाइलिन ऑक्साइड, जो बहुत इन्फ्लेमेबल है, इरिटेंट, एक्सप्लोसिव, इसलिए इसको हमेशा 100% यूज़ नहीं करेंगे अपन, ठीक है। 3 to 10% इज इनफ, मिक्स विद एन इनर्ट गैस बिकॉज इट्स इन्फ्लेमेबल। फिर कंट्रोल में क्या है, बैसिलस ग्लोबीजी, और ये यूज़ कहाँ पे होता है, गैस स्टेरिलाइजेशन कार्डियोपल्मोनरी मशीन्स में यूज़ होता है, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी मशीन्स में। कंट्रोल में बैसिलस ग्लोबीजी आएगा। अब एक बार जो भी प्रोसीजर्स है उनके कंट्रोल्स का रिवाइज कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो हॉट एयर ओवन में क्या था, अपन ने वो 3 पढ़ा था, सबटेलिस था और एट्रोफियस था और टिटनी था। क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी भी हॉट एयर ओवन के अंदर आएगा।
फिर ऑटोक्लेव के अंदर तो बैसिलस थर्मोफिलस टीयरोथर्मोफिलस, वही प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन के अंदर भी वही सेम 20 टीयरोथर्मोफिलस। फिर फिल्ट्रेशन में अपन ने पढ़ा था डिम्यूनिटा और सेरेशा। कौन सा डिम्यूनिटा? तो ब्रेवॉन क्या था, ब्रेवुंडीमोनास। और रेडिएशन में अपन ने पढ़ा था, रेडिएशन में बैसिलस प्यूमिलस पढ़ा था, ठीक है। प्यूमा रेडिएट करती है कुछ ना कुछ, ऐसे याद रख लो यार, जो भी प्यूमा रेडिएशन के साथ लिंक्ड है, प्यूमिलस। और गैस स्टेरिलाइजेशन में जो गैस में कौन सा गैस था, ईटीओ पढ़ा था अपने, ग्लोबी जी, जी फॉर गैस, जी फॉर ग्लोबी जी। और एक पीवाई क्यू था अभी एफएमजी का, तो उसमें क्या था कि ग्लोबी जी ऑप्शन नहीं था, तो एट्रोफियस और सबटिलिस था। ये सबटिलिस है, तो क्या ना ग्लोबी जी पहले ये एट्रोफियस सबटिलिस वाले फैमिली में आता था, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है, ग्लोबी जी ऑप्शन में नहीं, तो एट्रोफियस या सबटिलिस याद रखना है, ठीक है। तो फिर वही हॉट एयर ओवन वाला याद रखना अपने को, हॉट एयर ओवन वाला, ठीक है। फिर टेस्टिंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट में 4 टेस्ट है। कैसे अपने को पता चलेगा भाई ये टेस्ट मतलब सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो कंट्रोल ये अपन ऐसे यूज़ करेंगे, अलग अलग डिसइंफेक्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। 4 टेस्ट है, 2 तो रीडल है, तो एक नॉर्मल रीडल है, एक मॉडिफाइड रीडल है। फिर एक काल्सी है, काल्सी के अंदर काल्सी साइक्स है और काल्सी मॉरर है, ठीक है। तो रीडल और काल्सी नाम याद रखना है। रीडल जो है, रीडल के 2 है, और काल्सी जो है इसके 2 है। अब रीडल पहला वाला क्या है? तो पहला वाला फिनोल कोएफिशिएंट टेस्ट है, रीडल वॉकर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, रीडल वॉकर। तो पहला रीडल वॉकर क्या है? वो फिनोल कोएफिशिएंट है, लाइक कंपेयर्ड विथ फिनोल। डिसएडवांटेज क्या है कि ईस्ट के प्रेजेंस में अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ईस्ट आ गया तो शायद अपन सब बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या फ़ायदा अगर ईस्ट है और तुम फिर डिसइंफेक्टेंट नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब नहीं। तो अपन अब मॉडिफाइड रीडल वॉकर टेस्ट यूज़ करेंगे, जिसको बोलेंगे चिक मार्टिन, ठीक है। मॉडिफाइड रीडल इज कॉल्ड एज चिक मार्टिन, चिक सी कंपेयर। तो यहाँ पे कंपेयर करने का इन प्रेजेंस ऑफ यीस्ट एंड सॉइल, लाइक यीस्ट को मार रहा है, वॉट एवर सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर को भी ये खतर कर रहा है, स्टेरिलाइज या मतलब डिसइंफेक्टेंट, नॉट स्टेरिलाइज, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो ये सही है मतलब। तो मतलब वही कि कंपेयर इन प्रेजेंस ऑफ यीस्ट एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। मॉडिफाइड रीडल वॉकर टेस्ट चिक मार्टिन टेस्ट है, ठीक है। कंपेयर इन प्रेजेंस ऑफ यीस्ट एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। फिर काल से साइक्स टेस्ट आया, ये कैपेसिटी टेस्ट बोलेंगे, कैपेसिटी चेक करेगा। कैपेसिटी मतलब कि कितना दिन चलेगा, कैपेसिटी क्या है इसकी, भाई 100 ml लग रहा है कि 20 ml लग रहा है, ठीक है। 20 ml लग रहा है, सेम इफेक्ट आ रहा है, तो अच्छा मतलब वो है इसका, ठीक है। कैपेसिटी चेक कर रहे हैं। और एक यूसेज चेक कर रहे हैं अपन, तो ये कितना यूज़ होगा, वो है काल्सी मॉरर। पहले काल्सी स्काइक्स आया जो कैपेसिटी है, ठीक है, और काल्सी मॉरर जो इन यूज़ टेस्ट नाम है इसका, इन यूज़, लाइक यूसेज कितना है, कितना अच्छा है यूसेज, काल्सी मॉरर। फिर आता है स्पोरिसाइडल एजेंट्स, कौन से जो स्पोर को मारेंगे। निमोनिक एफका पीपीटी, EFGHA पीपीटी, एप्ट मतलब एफका या एफका पीटीटी, याद रख लो, एफगा पीपीटी, ठीक है, एफगा पीपीटी याद रख लो। तो ई फॉर इथाइलिन ऑक्साइड, FG से दोनों वो जो थी फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो थी फॉर्मल और ग्लूटाल्डिहाइड, ठीक है। ई से इथाइलिन ऑक्साइड ETO था, ठीक है। फिर H से 3 है, तो H2O2 मतलब वही प्लाज्मा वाला, हॉट एयर ओवन और 1% हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ए से ऑटोक्लेव, P से पर एसिटिक एसिड, P से प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन, एक और P है वो है ऑफ्थैलिक एसिड, मतलब पैथैलिक एसिड, थैलिक पर PH आता है, PH साइलेंट है पर ऑफ्थैलिक एसिड। और लास्ट में T टिंडलाइजेशन, पढ़ा ही था किसको, स्पोर को मारता था, 100 डिग्री रखते थे अपन, ठीक है। टिंडलाइजेशन भी 100 डिग्री रखते थे। तो अपन ने ये तो पढ़ लिया एफगा पीपीटी, ठीक है। स्पोरिसाइडल एजेंट्स। अब आते हैं स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन पे। तो स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन क्या है कि कोई डिवाइस है, कौन सा डिवाइस अपने अंदर जा रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने को क्राइटेरिया रखना है कि अपने को कितना ज़्यादा उसको स्टेरिलाइज करना है, ठीक है। लाइक सपोज अगर कोई एक है, लाइक एंडोस्कोप, ऐसा कुछ सीधा अंदर जा रहा है, ठीक है। या फिर कोई सपोज अब कोई सीधा अपन कोई वॉल्व डाल रहा है, कोई अपना वाल्व एंडोकार्डिटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस में कोई वाल्व रिप्लेसमेंट है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, इम्प्लांट्स है, ठीक है। तो ऐसे करके अपन क्राइटेरिया रखेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन क्या देंगे, ठीक है। तो पहले आएगा क्रिटिकल डिवाइस में क्या है, लाइक दैट डिवाइस दैट पेनिट्रेट एंटर द स्टीराइल साइड पे, उसके लिए यूज़ करेंगे HLD, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। लाइक बॉडी के अंदर जाएगा, लाइक एग्जांपल इम्प्लांट्स है, वाल्व रिप्लेसमेंट है, कार्डियोपल्मोनरी मशीन है जो अंदर जाता है, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी मशीन, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आता है सेमी क्रिटिकल डिवाइस कम इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकस मेम्ब्रेन, लाइक अपने म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, उसके कॉन्टैक्ट में आएगी, ठीक है। तो वो हो गया। तो कम इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकस मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल स्कोप्स,
ठीक है, स्कोप जो होता है, ठीक है, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे। अब नॉन क्रिटिकल डिवाइस में कम इन कॉन्टैक्ट विद स्किन, लाइक इंटरमीडिएट या एलएलडी यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कम इन कॉन्टैक्ट विद स्किन। एग्जांपल नॉन क्रिटिकल डिवाइस में आएगा स्टेथोस्कोप आएगा, ठीक है, नॉन क्रिटिकल डिवाइस में। और नॉन क्रिटिकल सरफेस, तो नॉन क्रिटिकल सरफेस में मेडिकल इक्विपमेंट्स आएगा। ये नॉन, यहाँ पे सरफेस है, पहले डिवाइस पड़ा, यहाँ पे सरफेस में लाइक जो भी अपने ओपीडी में कंप्यूटर्स हैं, डेस्क है, टेबल्स है, उनके लिए एलएलडी यूज़ होगा, लो लेवल डिसइंफेक्टेंट। तो ये हो गया अपना पहला मॉड्यूल। अब फाइनली ख़त्म हुआ माइक्रोबायो का, ठीक है।